नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टैटिक जीके बूस्टर सीरीज में स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे इस क्लास में खास तौर से हम लोग जो स्टैटिक जीके है उसका रिवीजन करते हैं और यहाँ पे वही चीज़ें ऐड की जाती हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर से यहाँ से ना आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं वही चीज़ें ऐड करता हूँ जो एग्जाम में आ चुके हैं या जिनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हैं ना एमसीक्यू, तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे 4 ऑप्शंस रहते हैं एमसीक्यू में। तो एक ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन वो जो 3 ऑप्शंस होते हैं ना, वो भी एग्जामिनर के माइंड में होता है। हो सकता है इस बार ना पूछे, अगली बार पूछ सकता है। तो मैं वही चीज़ें ध्यान में रख के इस पूरे क्लास नोट्स को तैयार करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेप्रोसी, जिसको हैंसन डिसीज भी बोला जाता है, ये एक बैक्टीरियम के कारण होता है, खासतौर से बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं। और बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। और ये हमारे स्किन, पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है, मिकोसा ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हम सांस लेते हैं, जो हमारी ट्रैक्ट है इस रेस्पिरेटरी श्वास नलिका जिसे बोलते हैं, उसकी जो अपर ट्रैक्ट है ना, मिकोसा जो भी अपर पोर्शन है, वो भी इस बैक्टीरिया के द्वारा अफेक्ट होती है और आंखें भी अफेक्ट होती हैं। और अगर नर्व हमारी डैमेज हो जाए इस डिसीज के कारण, तो उस केस में जो सेंसेशन है, डिसेबिलिटी, डिफॉर्मिटीज, यहाँ तक कि डिफॉर्मिटीज तक की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। इसको निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया है बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एनटीडी, निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, ऐसी डिसीजेज होती हैं बेसिकली जो गरीब देश होते हैं, जैसे अफ्रीका वाला कंटिनेंट्स है, वहाँ के देशों में जो लोग, जो पॉपुलेशन गरीब है, उनको ज़्यादा अफेक्ट कर रही है रेदर देन अमीरों को। तो इसीलिए इस डिसीज के ऊपर रिसर्च बहुत कम होता है, जिसके कारण इसके मार्केट में जो मेडिसिन है, वैक्सीन है, अवेलेबिलिटी कम होती है, क्योंकि गरीब के लिए कोई नहीं है। जब रिच कंट्री को होता है तो वो इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि एक वैक्सीन को बनाने में बहुत ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता होती है और वहाँ पे फंड का भी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए किसी भी वैक्सीन का जो मैन्युफैक्चर होता है ना, ये जो अमीर देश होते हैं वही जो है अफोर्ड कर सकते हैं। इंडियाज इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल सिस्टम में अचानक से मोबाइल हैंग कर दिया गया था और आवाज़ भी मोबाइल करने लगा था और एक नोटिफिकेशन पॉपअप मैसेज आ गया था भारत सरकार की तरफ से कि हाँ, ये एक इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है टेस्ट कर रही है, कि ताकि आपदा में अगर कभी कोई डिजास्टर आए तो उस केस में लोगों को अवेयर किया जा सके। और इस जो इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम था, ये सचेत था और ये बेस्ड था ऑन दी अलर्ट ब्रॉडकास्ट सिस्टम। अब ये ब्रॉडकास्ट सिस्टम क्या होता है, जिससे आप आज टेलीफोन यूज कर रहे हैं, तो आप देखते हो कि जगह जगह क्या है, खंबे लगे हैं जिसके द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है डिफरेंट मोबाइल कंपनीज लाइक जियो, BSNL, एयरटेल। तो इन्हीं ब्रॉडकास्ट सिस्टम का यूज करके जो है सचेत, जो हमारा वार्निंग सिस्टम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिलीज किया गया, जो है जो बेसिकली इनिशिएटिव बोल सकते हैं, जो बेसिकली टेस्ट किया गया, ये बेस्ट था। और ये इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम। जैसे ये जो जितने भी मोबाइल नेटवर्क्स हैं, उन्हीं सभी का यूज करके, ये सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का यूज करके इस अलर्ट सिस्टम को प्रोवाइड किया गया। और ये जो सचेत है, इसका डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने किया है इन कोलैबोरेशन विद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब ये अगर इसकी हम फीचर्स की बात करें, तो ये रियल टाइम हमको वार्निंग प्रोवाइड्स करेगा। अगर कोई भी एरिया में डिजास्टर है तो ये इसके द्वारा रियल टाइम वार्निंग प्रोवाइड की जा सकेगी। और इसमें इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर फ़ोन आपका इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, तो उस केस में भी आपको इमरजेंसी जो अलर्ट है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो है अलर्ट दे दिया जाएगा, लेकिन आप सोचिए कि कुछ रिप्लाई करें तो वहाँ पे यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है। और ये खास तौर से यूजफुल होगा इन द केस ऑफ साइक्लोन, अर्थक्वेक, फ्लड्स, गैस लीक्स। जैसे ये तो आपको क्या है, नेचुरल हजार्ड्स हो गए, नेचुरल हजार्ड्स बोलिए या डिजास्टर बोलिए। और ये आपका दूसरा क्या हो गया, मैन मेड, जैसे गैस लीक्स, केमिकल हजार्ड्स, वार, इमरजेंसी सिचुएशन के केसेस में। अब 2 वर्ड आप सुनते होंगे और आप लोग को, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग को क्लैरिटी होगी, डिजास्टर वर्सेस हजार्ड्स। तो हम लोग दोनों शब्द को मोर और लेस सिमिलर समझते हैं।
तो लेकिन दोनों में एक बहुत बारीक सा अंतर है। डिजास्टर हजार्ड्स, जैसे हजार्ड्स मतलब होता है जैसे यहाँ मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ये कोई मान लीजिए ये मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और बिल्डिंग जो है काफ़ी पुरानी हो चुकी है और आप इसके नीचे खड़े हैं। अब ये बिल्डिंग किसी भी टाइम गिर सकती है। ये क्या है, हजार्ड है, कि वहाँ पे हजार्ड है, रिस्क है, लेकिन ये डिजास्टर नहीं है। जब बिल्डिंग गिर गई और यहाँ पे जो है ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट हुई तो उसको क्या बोलेंगे, डिजास्टर। तो यहाँ पे क्या है, हजार्ड्स क्या है, कितनी वल्नरेबिलिटी है किसी चीज़ की, कि कितना वो सेंसिटिव है। जैसे आप एक सुई रखिए, सुई आप रख दीजिए और टेबल के जैसे आप बेसिकली आपका जो आप एक मोबाइल ही यूज कर रहे हैं, अगर वो बेड से गिर जाए तो क्या है, अगर बेड पे आप रख के बगल में सो रहे हैं तो चांसेस है कि वो नीचे गिर जाए, तो वो हजार्ड्स है ना। जितना आप उसको अपने बेड के बीचों बीच में रखेंगे उतना हजार्ड्स कम होता जाएगा। तो लेकिन अगर आप कॉर्नर में रख रहे हैं तो हजार्ड्स वहाँ पे ज़्यादा है। जब वही मोबाइल नीचे गिर जाएगा तो क्या है, आपके लिए एक डिजास्टर हो गया, क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स से फिर पैसे मांगने पड़ेंगे नया सेल फोन खरीदने के लिए। सेल्फ ब्रॉडकास्ट वर्सेस एसएमएस। अब देखिए सेल्फ ब्रॉडकास्ट में मैंने बताया कि जो मोबाइल नेटवर्क कंपनियां हैं जिसके द्वारा हम बात करते हैं ना फ़ोन से, तो ये आप जानते हैं कि एक टावर से दूसरे टावर ये नेटवर्क का ट्रांसफ़र होता है हमारी बातचीत, तो इसको बोलते हैं सेल्फ ब्रॉडकास्ट। एसएमएस में जो हमको टेक्स्ट मैसेज आता है। अगर हम स्पीड की बात करें तो जो सेल्फ ब्रॉडकास्ट में इंस्टेंट डिलीवरी होती है, जो कि हमारा इमरजेंसी सिस्टम जो है सचेत में यूज हुआ। एसएमएस स्लोअर प्रोसेस है, आप एसएमएस भेज देंगे, एसएमएस जो है थोड़ा सा डिले है उसमें। कंजेशन, सेल ब्रॉडकास्ट में कोई भी कंजेशन का इशू नहीं है, जैसे ही गवर्नमेंट अलर्ट इशू करेगी तुरंत वो सभी के डिवाइस में पहुंच जाएगा। लेकिन एसएमएस अफेक्ट होता है बाय दी कंजेशन। कभी कभी आप देखते हैं ना कि आपके मोबाइल में अगर मैसेज पूरा बॉक्स फुल हो गया तो नया मैसेज नहीं आ पाता, कभी कभी मैसेज डिले होता है, ये तो आपने खुद भी रियलाइज किया होगा। और ये जियो टारगेटेड है सेल ब्रॉडकास्ट, गवर्नमेंट उन्हीं एरिया में जो है अलर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेगी जो एरिया अफेक्टेड होगा डिजास्टर से। और जबकि एसएमएस के केस में फ़ोन नंबर की रिक्वायरमेंट्स होगी, और यहाँ पे सेल ब्रॉडकास्ट के केस में यूजर का कोई भी डेटा नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण ये हाई प्राइवेसी प्रोवाइड्स करता है। जबकि एसएमएस के सिस्टम में फ़ोन नंबर डालना पड़ता है, उसके बाद ही आप किसी को मैसेज कर सकते हैं। विजिबिलिटी की बात करें तो आपने सचेत के केस में देखा ही है, एक लाउड अलर्ट साइड, एक लाउड जो है साउंड क्रिएट हुआ और साथ में एक पॉपअप क्रिएट हो गया था। एसएमएस क्या है, आपको ऊपर एसएमएस आया जैसे आप व्हाट्सएप में करते हैं ना, ऊपर से मैसेज आया आपने उसको स्वाइप कर दिया, उसी प्रकार एसएमएस के केस में भी इग्नोर किया जा सकता है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये एक इंडिया की प्रीमियम रेगुलेटरी अथॉरिटी है फॉर द न्यूक्लियर सेफ्टी एंड रेडिएशन सेफ्टी। इसकी स्थापना 15 नवंबर 1983 को हुआ। तो ये क्या हो गई है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि ये बॉडी अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंतर्गत क्रिएट की गई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेगा। ये 6 मेंबर्स बॉडी है इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन। इसके जो रेगुलेटरी पावर्स हैं ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा डिराइव किए जाते हैं। इस बॉडी का बनाने का जो मेन पर्पज यही है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका जो है सेफ यूज किया जा सके और जो रेडिएशन का खतरा रहता है उसको भी मिनिमाइज किया जा सके, जिससे ह्यूमन हेल्थ, एनवायरनमेंट और वर्कर का प्रोटेक्शन हो सके फ्रॉम द न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रेडिएशन बेसिकली, या उसके द्वारा जो भी हजार्ड्स क्रिएट हो रहे हैं। ये बेसिकली कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है जिसके द्वारा ये जो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ये फुलफिल कर पाती है। जैसे ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस क्रिएट करती है, रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी ये प्रोवाइड करती है, एज वेल एज इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल जो सेफ्टी मॉनिटरिंग गाइडलाइंस होती है उसको भी रिलीज करती है। ये बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत काम करती है। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 2016, ये एक्ट जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 था उसको रिप्लेस कर दिया गया। और इस एक्ट में जो डिसेबिलिटीज़ की कैटेगरीज हैं ये टोटल 21 है, पहले 7 थी अंडर दी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, अब उसको बढ़ा के 21 कर दिया गया।
इसमें जो एसिड अटैक्स विक्टिम्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इसमें जो पर्सन डिसेबिलिटी सफ़र करते हैं ड्यू टू फोर्सिबल एसिड इंजेक्शन, जो एसिड अटैक होता है खासतौर से फोर्स के कारण, उनको भी इंक्लूड किया जाने लगा। इसका जो एक्ट का ऑब्जेक्टिव यही है कि इक्वलिटी को इंश्योर किया जाए और नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्सेसिबिलिटी, जो पर्सन्स हैं विद डिसेबिलिटीज उनका भी सोशल इंक्लूजन हो सके। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एनफोर्स करती है। इसका ओरिजिन केरल में हुआ ड्यूरिंग द 1960 असेंबली इलेक्शन के ड्यूरेशन में, टाइम पीरियड में। और लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको फॉर्मली जो है 1968 में ही अडॉप्ट किया और उसके बाद 1979 में पार्ट 7 ऐड कर दिया गया इसमें, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। जो पार्ट 7 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट की बात करें तो पार्ट 7 में ये रिस्ट्रिक्शन की गई है कि जो रूलिंग पार्टी हैं वो गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज नहीं करेंगी, पब्लिक फंड का भी यूज इस तरह से नहीं करेंगी जिससे उनको इलेक्टोरल एडवांटेज हो, साथ ही साथ ऑफिशियल मीडिया का भी यूज नहीं करेंगे, जैसे ऑफिशियल मीडिया ऐसा एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करेंगे जिससे क्या हो कि उनका अनएडवांटेज या अनड्यू गेन उनको मिले इलेक्टोरल कैंपेनिंग में। और इसका पर्पज यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर किया जा सके और सभी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड किया जा सके और इलेक्शन के दौरान में एथिकल कंडक्ट फॉलो अप किया जा सके। हर कोई मोरालिटी और एथिकल को जो है सर्वोपरि मान के काम करें। जमैका एक आइलैंड नेशन है जो आपको वेस्ट सेंट्रल कैरेबियन सी में देखने को मिलेगा। ये कंट्री ग्रेटर एंटिलिस आर्किपेलागो का पार्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, जमैका। और जमैका की अगर लोकेशन की हम बात करें तो ये देखिए साउथ ऑफ क्यूबा, वेस्ट ऑफ हिस्पैनियोला, ये आपका जो पूरा ये आइलैंड है इसको बोला जाता है हिस्पैनियोला आइलैंड। यहाँ पे आपको 2 कंट्री देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न साइड पे आपको हैती एंड वेस्टर्न साइड पे हैती, ईस्टर्न साइड पे आपको डोमिनिकन रिपब्लिक। ये 2 कंट्री हैं जो हिस्पैनियोला आइलैंड पे स्थित हैं। नॉर्थ वेस्ट पे कैमन आइलैंड है और ये कैरेबियन सी से सराउंडेड है। ये चारों तरफ से देखिए कैरेबियन सी है ना, ये आपका जमैका सराउंडेड है। जमैका की कैपिटल जो किंगस्टन है, जो कि एक पेन ड्राइव भी होती है अगर आप लोगों ने सुन रखा होगा तो वो है। और यहाँ पे आपको ब्लू माउंटेन जो हाईएस्ट पीक है जमैका की, और यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर रियो मिन्हो जो है यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है। ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में साइन किया गया था बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो महाकाली रिवर है ये इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री डिफाइन करती है। अब ये जैसे ये देखिए आप, ये नेपाल है और ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला रीजन, यहीं पे आपको ये देखिए काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा पास, ये तीनों जो ये वाला जो रीजन जो है नेपाल का जो है अपने मैप में दिखाता है। और ये इंडिया और नेपाल के बीच में ये बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, क्योंकि इसी ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो ट्रीटी ऑफ सुगौली है ये बोला गया कि जो महाकाली रिवर है उसके ईस्टर्न साइड का जो रीजन होगा वो नेपाल की टेरिटरी होगी और वेस्टर्न साइड वाला इंडिया का। लेकिन जो महाकाली रिवर का ओरिजिन है ना वो इतना प्री डिफाइंड नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी रिवर है वो डिफरेंट जो है उसमें क्या बेसिकली क्या मिलती हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं उसकी। तो इसी इन तीनों रीजन पे, इन तीनों एरिया को लेके इंडिया और नेपाल के बीच में बेसिकली डिस्प्यूट्स रहता है। तो ये जैसे कि मैप में देख सकते हैं ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड वाला यही देखिए ये थोड़ा सा जो एरिया है यहाँ पे मैप में बड़ा दिख रहा है लेकिन ये बहुत छोटा सा एरिया है यहाँ पे। तो दोस्तों हमारा सेशन होता है यहाँ पे समाप्त। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लग रहा होगा और कुछ चीज़ें नई सीखने को मिल रही होंगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।